आशा है आप सब अच्छे हैं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस भी है और वो श्रमिकों के अधिकार के बहुत हितैषी थे। जब हम पंचायती राज व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी और आज के भारत की उस पर निर्भरता को देखते हैं तो हमें उनकी दूरदर्शिता और विजन की याद आती है। तो जो आज के पॉलिटिशियंस में वो पॉलिटिकल कंडीशनिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। एनीवेज, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक प्रश्न आया है श्री अतुल अग्रवाल का कि प्रवासी होना जुर्म है क्या, प्रवासी क्या है एक्चुअली। तो प्रवास या पलायन या प्रवासी, इसका अर्थ है संभावनाओं की खोज में, मतलब जीविकोपार्जन के उद्देश्य से एक ऐसा स्वयं का दोहन जो अपने आत्म सम्मान को बचाए रखते हुए अपनी आत्मनिर्भरता की ओर केंद्रित हो। और ये दो तरह से होता है, अंतरराज्यीय पलायन भी होता है और अंतरराष्ट्रीय पलायन भी होता है। जैसे आपका बेटा अगर सैटेलाइट इंजीनियरिंग करके केप टाउन कैलिफोर्निया कहीं है तो वो भी पलायन ही है। एक बहुत अच्छा था, बड़ा कालजयी, नाम नहीं याद आ रहा है, शायद पहला गिरमिटिया, वो महात्मा गांधी जी के प्रवास और पलायन से संबंधित था। और 1840 ईस्वी में ब्रिटिशर्स द्वारा पहला प्रवासी अनुबंध किया गया था। तो ये अतुल अग्रवाल जी आपने पूछा था इसलिए। और आज जो प्रवासी श्रमिकों का हम सब दर्द देख रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोरोना संकट, उसकी बदहाली, टेस्टिंग किट्स और कोविड से संबंधित एक्चुअल आंकड़े बिल्कुल गायब कर दिए हैं, फिर भी अल्टरनेट मीडिया और तमाम डिजिटल मीडियम्स के थ्रू जो हमें देखने को मिल रहा है, जो चाहे वो उनके पाँव के छाले हो, चाहे कोई अधेड़ महिला अपना बच्चा खींच रही हो, चाहे कोई अपने मृत बच्चे को सड़क पर छोड़ गया हो, चाहे औरंगाबाद की घटना हो, चाहे औरैया की, चाहे दरभंगा से एक बच्ची अपने बाप को साइकिल पे बिठा के आ जा रही है, चाहे एक लड़का रिक्शे पे अपने माँ बाप को बिठा कर जा रहा है, चाहे येदियुरप्पा सरकार द्वारा ट्रेन को रोक दिया जाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर आने वाले मजदूरों को रोक दिया जाना हो, चाहे गाजियाबाद का हजारों मजदूरों का सीन हो, चाहे बांद्रा के स्टेशन पर हो, हम और आप श्रमिकों की इस वक्त की बदहाली से अनजान नहीं है। जो पिछले 4 दिनों से प्रकरण हम सब लोग देख रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिनकी शहादत की हम बात कर रहे हैं, उनकी पुत्री, लगभग मुझे लगता है 10 से 12 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि प्रवासी श्रमिकों का हम सब दर्द देख रहे हैं, 20,000 बसें खड़ी हैं, सरकार को किससे पूछना है इसे सड़क पर क्यों नहीं उतार देती। खैर, सरकार तो संवेदनशील, अब क्या कहा जाए, किस बदहाली, ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, चाहे वो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 40 करोड़ लोग जो जीवन रेखा जिनकी गरीबी के नीचे चली गई है, चाहे वो 12.5 करोड़ लोग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जो अपनी जॉब गंवा चुके हैं, इस अव्यवस्था, इस अराजकता, इस असंवेदनशीलता, पांव के इन छालों, इसका जिम्मेवार कौन है। पूरी दुनिया में बहुत देशों में लॉकडाउन हुआ, कोई देश बताइए जिसने 3 घंटे 40 मिनट में इतनी विविधता वाले देश को इतनी विपरीत परिस्थितियों में खड़ा कर दिया हो। मल्टीफेस्टेड, मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल चीजों के जानकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम माइग्रेंट्स पे बात कर रहे थे, छोटा सा डेटा है माइग्रेंट्स का। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त लगभग 1,45,00,000 लोग इधर से उधर गए, 75,000 करीब इधर और 75,000 उधर। उस वक्त भी शरणार्थियों के लिए कैंप्स थे, लोग रोटियां बांट रहे थे। आज क्या व्यवस्था करी इस 3 घंटे 40 मिनट के लॉकडाउन ने। हमने लॉकडाउन 1 के बाद सोचा कुछ तो करेंगे प्रधानमंत्री जी, शायद चौथे या 5वें दिन चिदम्बरम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बोला। शायद 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा बिना किसी भेदभाव के लोगों की मौत हो रही है, हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडारण है, खोल दीजिए, कोई राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड ना कीजिए। गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा कर वित्त मंत्री साहिबा 10-12 दिन के लिए गायब हो गई। तब तक काफी लोगों की मौत हो गई, एक महिला ने अपने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी, कई मजदूरों ने फांसी लगा ली। आज 60 दिन बीतने के बाद भी, लॉकडाउन 1 के बाद हमने
थाली बजाई, लॉकडाउन 2 के बाद दिए जलाए, लॉकडाउन 3 के बाद आसमान से पुष्प की वर्षा हुई, लॉकडाउन 4 में प्रधानमंत्री जी को स्वयं साहस नहीं हुआ, अपने आप ये 31 तारीख तक आगे बढ़ गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो ना रेलगाड़ी ना बैलगाड़ी। और सरकार की निष्ठुरता देखिए, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, खुद करेंगे नहीं और करने भी नहीं देंगे। जब प्रियंका जी ने 1000 बसों की पेशकश की तो पहले प्रधानमंत्री जी मुकर जाते हैं कि नहीं, हमें तो कोई सूचना ही नहीं, हम तो सूची मांग रहे हैं। जब सूची उनको, और रात में 11:53 पर उनका मेल जाता है, सुबह 10 बजे उनको सारी बसेस चाहिए। जब 1000 बसें मुहैया हो जाती हैं तो वो फिटनेस का बहाना बनाते हैं। आप उनकी मशीनरी और उसकी, आप एक तरफ हालात देखिए कि लोग कैसे चल रहे हैं। अगर बीते 3 दिनों में ये 1000 बसें चला दी जाती तो 92,000 श्रमिक अपने घरों को पहुंच जाते, और 16,000 प्रति बस इसका किराया था। 4 करोड़ 80 लाख रुपए करीब इन बसों का भुगतान करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन सरकार ने अपनी बर्बरता को प्रदर्शित करते हुए फिटनेस टेस्ट मांगा, हवा भी चेक कर लेनी चाहिए थी, लगे हाथ मजदूरों का भी प्रमाण पत्र मांग लेना था, टायरों की हवा के अलावा उसकी कार के शीशे चेक किए जा सकते थे, और भी अड़ंगा लगाने के बहुत सारे साधन थे। लेकिन ये आपदा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को हम सड़कों पर देख रहे हैं, सारा सफर वो आत्मनिर्भरता से तय कर रहे हैं। आपदा में अवसर पे भी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ 42 लाख प्रवासी मजदूर हैं, बिहार के लगभग 86 लाख, महाराष्ट्र के 70 लाख, वेस्ट बंगाल के 60 लाख, मध्य प्रदेश के 54 लाख, कर्नाटक के 40 लाख, गुजरात के 38 लाख, झारखंड के 28 लाख 37 हजार, आंध्र प्रदेश के 26 लाख, असम के 25 लाख। और सरकार लगभग 60 दिन के बाद क्या बात करती है? 5 किलो चावल, 1 किलो राशन। कांग्रेस ने पहले हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम के तहत ये अनाज तो हमारा अधिकार है, उसके बाद भी अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो ये सरकार की विफलता है। 2400 कुछ करोड़ रुपए चंदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें 1400 कुछ करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले थे। अगर पूरे देश में कहीं प्याऊ भी लगा आपको एक दिख रहा है तो प्लीज फोटो उसका भेजिएगा। कांग्रेस के वर्कर्स को हम लगातार देख रहे हैं। 67 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन पहुंचाया गया, ट्रकों राशन अलग अलग जिलों में भेजा गया, करोड़ों मास्क, 1 करोड़ तो मास्क 14 तारीख को पिछले महीने अंबेडकर जी के दिवस पर युवा कांग्रेस द्वारा ही बांटे गए थे पूरे देश में। हालांकि उनका संगठन है इसलिए पूरे देश में साझी रसोई चल रही है। हजारों सैनिटाइजर्स, हजारों साबुन, और ये राजनीति प्रेरित नहीं है, ये कर्तव्य है। आपदा में हर भारतवासी का ये कर्तव्य है। बट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं। सन्यासी है तो हम दया और करुणा की अपेक्षा करते हैं। आप फिटनेस की बात करते हैं, 1049 बच्चे जो BLRD मेडिकल कॉलेज में जिनकी डेथ हुई, उसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ऑक्सीजन सप्लाई का दोबारा ठेका दे दिया गया। क्या उसकी फिटनेस आपने चेक की थी? और भी 150 उदाहरण हैं उन मानवाधिकार के नोटिस के साथ साथ जो आप अपनी फिटनेस को कहीं भी फिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इस वक्त ये प्रताड़ना, इस वक्त ये राजनीति का वक्त नहीं था। बहुत सारे विषय हैं, आपदा में अवसर पर आते हैं। 60 प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन 4 तक हम बात कर चुके हैं। 12 मई को प्रकट होते हैं 20 लाख करोड़, GDP का 10%। प्रधानमंत्री जी की आदत है, बहुत ही ग्रैंड वो ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। जब अर्थशास्त्रियों ने, बैंकिंग विशेषज्ञों ने और तमाम लोगों ने इसको एग्जामिन किया तो ये कितना है? 3.22 लाख करोड़ का ये रिलीफ पैकेज है। एंड इट इज नॉट रिलीफ पैकेज, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। ये ऋण पैकेज है, इसमें राहत नहीं है। दुनिया भर में जिन देशों ने राहत दी है उन्होंने वो सहयोग किया है जो वापस नहीं करना है। आप वो पैसा दे रहे हैं जो देर सबेर हमें आपको वापस करना है, तो ये राहत कहाँ है? एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी तय करता है, कोई फ्रिज दे देता है, कोई टीवी दे देता है, कोई कूलर दे देता है, कोई डिनर सेट दे देता है, कोई कलेवा में दे देता है, तो ये सहयोग है उसके रिश्तेदारों द्वारा। बट वो सूद पे 10% पे पैसा लाके बारात की आओ भगत करता है, इसे ऋण कहते हैं, विच इज रिफंडेबल। तो आपने रिलीफ पैकेज कहां दिया है? बल्कि रिफॉर्म्स के नाम पर सरकार आपदा को अवसर में कैसे तब्दील कर रही है। तो 3.22 लाख करोड़ का जो ये पैकेज सरकार ने घोषित किया, जो कि GDP का 1.6% है। आई रिपीट, 1.6%। ये GDP का 10% नहीं है।
उसके बाद आपदा में अवसर। प्रवासी श्रमिक कहते हैं कि हमें हमारे गांव जाना है। निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम अंतरिक्ष में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरी दुनिया में टूरिज्म ठप है। अरे फाइनेंस मिनिस्टर शुड अपॉलोजाइज, प्राइम मिनिस्टर शुड रिकंसिडर द पैकेज। वो कहती है डिफेंस में हमने 49% से 74% एफडीआई कर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये सीरियस नेशनल स्ट्रैटेजिक इशू हैं। न्यूक्लियर पे प्राइवेट इन्विटेशंस कर रहे हैं। कैसे न्यूक्लियर का ये क्लासिफाइड डेटा है, कोई अमेरिका या चाइना कोई अपना न्यूक्लियर का क्लासिफाइड डेटा प्राइवेटाइज करेगा? आई डोंट थिंक सो। मगर आपको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आप नए 6 एयरपोर्ट का निजीकरण और उनके मेंटेनेंस की वो कर रहे हैं। आप माइनिंग के फैसले ले रहे हैं। आप 500 ब्लॉक की नीलामी करने जा रहे हैं। क्या खनन से जुड़े फैसलों के लेते वक्त राज्य सरकारों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खैर ना वो राज्य सरकारों से कोई, ना वो विपक्ष से कोई तालमेल रखते हैं, ना वो किसी के अनुभव से कुछ सीखते हैं। वो 135 करोड़ भारतवासियों को जब चाहते हैं लाइन में लगा देते हैं, जब चाहते हैं हाईवे पे चला देते हैं, और उनके भोजन पानी की भी कोई फिक्र और परवाह नहीं करते हैं। इस समय देश के सामने सबसे बड़ा संकट माइग्रेंट वर्कर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। 1000 पे 1.5% है कोविड टेस्टिंग की जांचों का, और जब कोई क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली दिखाता है तो दैनिक भास्कर के उस पत्रकार पे कार्यवाही हो जाती है। जब कोई घटिया पीपीई किट्स की सप्लाई में यूपी मेडिकल एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है तो एसटीएफ वाले उठा लेते हैं। कोई नमक रोटी दिखाता है तो उस पर कार्यवाही हो जाती है। कोई 1 लीटर तेल में 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर 32 बच्चों में बांटने का वीडियो दिखाता है तो उस पत्रकार पे कार्यवाही हो जाती है। कोई मुसहर आदिवासी समुदाय की रिपोर्ट को दिखाता है कि भाई घास की रोटी खा रहे हैं तो उस पर कार्यवाही हो जाती है। तो अगर सारे लोग भक्ति ही करेंगे तो बात कौन करेगा? और ये जो समय है, हम और आप सब लोग खुली आंखों से, खड़ी बसें भी सबने देखी, और 1000 नहीं 1300 बसें खड़ी थी। सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मानक के अनुरूप भी 889 बसें सारे फिटनेस टेस्ट में ओके थी, फिर भी आपने उन्हें चलने नहीं दिया। इसको आप किस प्रकार की राजनीति कहते हैं? इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और 1300 बसें खड़ी थी, अगर कुछ कम ज्यादा था तो आप और उसमें कर लेते। आपसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आप उस पर अपने बोर्ड्स लगा लीजिए, आप अपने बैनर लगा दीजिए। इवन दो आप किस मुंह से अपने आप को साधु कहते हैं, संत कहते हैं? और ये सरकार और मशीनरी को चलाने का कौन सा तरीका है? आप स्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन के नाम पर, आप रिफॉर्म्स के नाम पर आप लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप न्यूक्लियर पे फैसले ले रहे हैं, आप डिफेंस पे फैसले ले रहे हैं। क्या महामारी में अवसर, आपदा में अवसर प्रधानमंत्री ने कहा था, तो महामारी में सबसे ज्यादा अवसर आपको ही मिल गया। हम एक फेडरल सिस्टम है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, विपक्ष से बिना मशवरा सलाह किए राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय पूंजी से जुड़े संसाधनों को इस प्रकार प्राइवेटाइज करने का। और आप ये पैकेज के जो मुख्य लाभार्थी 1 करोड़ माइग्रेंट सड़कों पर हैं, अंबानीज, अडानीज, कल्याणी ग्रुप, जीवीआर, जेएमवी, वेदांता, यही लोग सबसे ज्यादा पीड़ित थे, या फिर सबसे ज्यादा फंड्स थे इनके पीएम केयर्स में। तो इन्हीं लाभार्थियों के लिए आप लगातार अपग्रेडेशंस करते जा रहे हैं। बट इट्स रियली सैड, इट्स वेरी सैड, एंड द वे यूपी गवर्नमेंट हैंडल्ड ये जो 1000 बसों को सरकार ने खुद तो कुछ किया नहीं और किसी को कुछ करने नहीं दिया, ये बहुत गलत है। बहुत विषय हैं और बहुत मौके हैं और बहुत राजनीति होगी, मगर ये वक्त नहीं था राजनीति का। गरीबों के साथ ये जो आपने किया है ये अत्याचार है। और आत्मनिर्भर मजदूर ही हैं इस वक्त सबसे ज्यादा, और आपदा में अवसर तो आपने देख ही लिया कि अंतरिक्ष के पर्यटन, नरेंद्र तोमर जी ने ट्वीट भी किया, वो शायद मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, कि अंतरिक्ष में नए प्रकार के निर्णय लिए। जब विश्व संकट से जूझ रहा है, जब भारत ऐसे दौर से गुजर रहा है, तो आप अंतरिक्ष और एरोस्पेस, न्यूक्लियर और माइनिंग और अपग्रेडेशन से जुड़े फैसले ले रहे हैं। ये भी देश देखेगा। अभी भी वक्त है, थोड़ा चेत जाइए, तो बिकॉज पीपल आर सफरिंग। और जो आपका लैक ऑफ प्लानिंग एंड विजन है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा आखिरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी, एक संगठन है भारतीय मजदूर संघ, नाम सबने सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ।
उससे जुड़ा हुआ संगठन है, 1955 में बना था, मजदूरों के हितों की बहुत लड़ाई लड़ी है इसने। अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ है। जब अभी ये लेबर लॉज के रिफॉर्म पर उसने व्यक्त किया था कि हम कुछ विषयों से असहमत हैं, न्याय मिलना चाहिए, तो मेरा इस मजदूर संघ से भी अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1952 में गोलवलकर ने पुराने कपड़े अंग्रेजों के जलाए और बड़ा विरोध किया था कॉस्मेटिक्स वगैरह का। आज आप एफडीआई को भी इनवाइट कर रहे हैं, आपका स्वदेशी जागरण मंच कहाँ है? आज आपको मजदूरों की आपदा भी नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं भी, भाई आज आप सत्ता में हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री भी आपके हैं, मुख्यमंत्री भी आपके हैं, राष्ट्रपति भी आपके हैं, उपराष्ट्रपति भी आपके हैं, तो भारतीय मजदूर संघ न्याय मांग रहा है, युगांडा के प्रधानमंत्री से मांग रहा है क्या? या फिर जिन सिद्धांतों पे लड़के आप सत्ता प्राप्ति का ये सफर तय करके यहां तक आए, उन सिद्धांतों से आपने समझौता कर लिया है, या फिर खोखले थे आपके सिद्धांत, या फिर आपके कोई मूल्य थे ही नहीं, या फिर आप लोगों को भटका कर अपनी शाखाओं का संचालन कर रहे थे, या फिर आप लोगों को गुमराह करने वाला रास्ता अपना रहे थे, या फिर आपको देश चलाना आता ही नहीं था, या फिर आपने सारे फर्जी वायदे किए थे। तो कृपया पुनर्विचार करिएगा। और पुनः मैं ये अनुरोध करती हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू लोगों को राहत देनी चाहिए, ऋण को राहत नहीं कहते हैं, और मजदूरों की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान होना चाहिए बिना किसी राजनीति के। जिस तरह लोग लगातार मर रहे हैं और इस धर्म संकट का सामना कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, ये बहुत गलत है। चलिए, बहुत नमस्कार आप सबको। इस बहुत संवेदनशील विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहती थी, और बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर मैं जवाब नहीं कुछ का देती हूँ तो उसका मैं रीज़न भी देना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ संवाद का एक स्तर बना रहे। अगर आप कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डेटा मुझे फॉरवर्ड करते हैं या कोई चीज़ मुझे भेजते हैं और मुझे लगता है कि वो स्तरहीन है, वो कहीं लॉजिकल नहीं है, उसमें तथ्य नहीं है, तो मैं उसका उत्तर देने से थोड़ा परहेज करती हूँ, क्योंकि जो हम बोले वो जेन्युइन हो और हमारा जो सहयोग है वो एक सिविक सोसाइटी के निर्माण में हो। एज अ सिटीजन भी हम रिस्पॉन्सिबल हो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम जेन्युइन हो, है ना। हमारा आईपी एड्रेस अगर ओरिजिनल है, हमारा फोटो भी लगा है, आईटीआर भी है, टिन और डिन भी है, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट भी है, तो इसका मतलब है कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमें जवाब देते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो जेन्युइन हो। तो जो सही लगेगा उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। बहुत शुक्रिया, फिर बात होगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और WHO गाइडलाइंस का अच्छी तरह पालन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।